हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। मैं इस चैनल पर यूपीएससी की पीवाईक्यू बेस पर सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं 1980 से लगाकर जो 2022 तक के जितने भी जीएस के प्रश्न आ रखे हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, उनके पीवाईक्यू टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मैंने गवर्नेंस के सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैं सोसाइटी के पीवाईक्यू कर रहा हूँ और उसके वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं। उसी के साथ मैं आज ये एक नया इनिशिएटिव लेके आया हूँ, जिसमें मैं हिंदी लिटरेचर से संबंधित जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, उनको डिस्कस करने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जो कि दृष्टि की एक बुक है जिसके अंदर सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बांट रखा है, उस बुक के बेसिस पर मैं क्वेश्चनों को करने का प्रयास करूंगा। और मैं यहाँ पर जो 2013 से लेकर जो 2022 तक के जितने भी प्रश्न है, उनको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और मैंने मेरी हिंदी लिटरेचर की कोचिंग विकास सर से 2021 में ली थी और मेरे को हिंदी लिटरेचर पढ़ते हुए 2 से 2.5 साल हो गए हैं। और जो मैंने 2-2.5 साल के अंदर हिंदी लिटरेचर के अंदर सीखा है, उसको मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। उसके साथ मैं यहाँ पर जो हिंदी लिटरेचर के नोट्स कैसे बना सकते हैं, उसके कोटेशन को कैसे याद कर सकते हैं और उनके आंसर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसका आज यह इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं बताऊंगा यहाँ पर कि मैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को करूंगा। तो मैं यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन होगा उसको हैंड रिटन लिखूंगा और उसको यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि आप कैसे आंसर को लिख सकते हैं। और मेरे आंसर में जो कमियां होगी उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं भी मेरी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कर सकूं और जितना थोड़ा सा नॉलेज जो मेरे पास है उसके माध्यम से मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। तो यही मेरे इस इनिशिएटिव का मेन मोटिव है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो हिंदी लिटरेचर के जो एस्पिरेंट है उनको इसकी जानकारी मिल सके, जिसके कारण जो मेरा उद्देश्य है वो थोड़ा सा सफल हो सके। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, नई कहानी के ऊपर है, जिसमें सीधा पूछा गया है कि इस पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर हमें मूलतः 2 पेज के अंदर देना पड़ता है। मैंने यहाँ पर इसका आंसर 3 पेज में लिखा है, ताकि थोड़ा और कंटेंट ऐड कर सकूं। इसको आप 2 पेज के अंदर थोड़ा सा कंटेंट डिलीट करके ला सकते हैं। तो किस प्रकार से इसका इंट्रो लिखा जाता है, किस प्रकार से हम जो प्रश्न है उसको कंक्लूड कर सकते हैं और किस प्रकार से जो मेन बॉडी है उसको लिखा जाता है, किस प्रकार से अब नई कहानी के बारे में बहुत सारा पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम उसको 2 पेज के अंदर या 3 पेज के अंदर उसको कंक्लूड कर सकें, किस प्रकार से हम पॉइंट्स को फ्रेम बाय फ्रेम अपने दिमाग के अंदर याद कर सकें लिखते टाइम, उसको हम यहाँ पर बारीकी से समझेंगे कि कैसे आंसर को लिखा जाता है, कैसे आंसर के पैराग्राफ टू पैराग्राफ चला जाता है, किस प्रकार से जो कथानक पोर्शन होता है उसको लिखा जाता है, सिल्फ वाला पार्ट होता है उसको लिखा जाता है, उद्देश्य वाला भाग होता है उसको लिखा जाता है। तो इनको हम बारीकी से यहाँ पर हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और जो प्रश्न की जो एक्यूरेट डिमांड होती है उसको भी समझेंगे। अब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, लेकिन कुछ हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी आते हैं, उनको भी हम समझेंगे कि प्रश्न को कैसे सही से समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे इंट्रो बनाते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं और कैसे मेन बॉडी लिखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में मूलतः नई कहानी के बारे में पूछा गया है कि नई कहानी क्या है, उस पर हमें बताना है। तो इंट्रो में हम नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1955 से मानी जाती है। तो हम इंट्रो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, आजादी के बाद शुरू हुई। अब आजादी के बाद शुरू हुई तो सीधी सी बात है 1950 के बाद ही हुई होगी, तो ऑलमोस्ट वही टाइम आ जाता है। तो सीधा 1955 ना लेके ऐसे जानकारी दे सकते हैं कि आजादी के बाद हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था, उसको भी इंट्रो में बता सकते हैं कि ये क्यों नई कहानी मुख्य धारा में आई थी। यह मूलतः जो शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति हैं उसके मोहभंग के कारण आई थी नई कहानी आंदोलन। इसके अंदर मूलतः जो कहानियां है शहरी मध्य वर्ग के जो मोहभंग हो गए आजादी से, या फिर अकेलापन, अजनबीपन, एकाकीपन, या फिर जो अस्तित्ववादी धारा से प्रभावित होकर इस कहानी धारा की शुरुआत हुई थी, उसको हम थोड़ा सा बता सकते हैं। इंट्रो छोटा होना चाहिए, तो छोटा सा इंट्रो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर सीधा सा नई कहानी के बारे में बताना है। तो नई कहानी के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बता सकते हैं कि नई कहानी को शुरुआत करने वाले कौन थे, उनके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। उसके साथ ही हम जैसे विकास सर के जो नोट्स हैं दृष्टि वाले, उसके अंदर नई कहानी आंदोलन की परिस्थितियां दी गई है, नई कहानी आंदोलन अब नया किस प्रकार से उसके बारे में बात की गई है, और नई कहानी आंदोलन की जो संवेदना है या फिर जो विशेषता है उसके बारे में बात की गई है, और जो नई कहानी आंदोलन है उसके शिल्प के बारे में बात की गई है। तो नई कहानी आंदोलन के बारे में पूछा है, तो अब हमें इन सभी बातों को यहाँ पर लिखना है कि उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी, नई कहानी आंदोलन नया किस प्रकार से है और इसकी संवेदना क्या है, इसका शिल्प क्या है, सारी जानकारी हमें इसमें देनी है। तो अब किस प्रकार से, अब इतने सारे पॉइंट्स हैं, अब इसको किस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम पहले पैराग्राफ में बता सकते हैं कि नई कहानी आंदोलन के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियां थी, उसके बारे में बता सकता है। जो विकास सर की जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है परिस्थितियां कौन कौन सी थी, जैसे कि जो मोहभंग हो गई, नृत्यता बोध हो गई, संबंधहीनता हो गई, स्त्री पुरुष संबंधों में जो परिवर्तन आ रहे थे, वह नई कहानी आंदोलन की मेन परिस्थितियां थी।
उसके साथ ही हम नई कहानी आंदोलन की जो त्रिमूर्ति थी उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो अपने नोट्स हैं उसको दिमाग के अंदर एक फ्रेम में रखना है कि नई कहानी आंदोलन के बारे में सबसे पहले क्या पता है, हमें परिस्थितियां पता है, तो हमने परिस्थितियों के बारे में लिख दिया, उसकी कौन कौन सी मेन कहानीकार थे उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद हम बताएंगे कि नई कहानी आंदोलन की संवेदना क्या थी, क्या क्या उसकी विशेषता थी। जैसे जो नई कहानी आंदोलन है सबसे पहले थोपे विदेशी का विरोध किया था, और साथ ही में जो नई कहानी आंदोलन है उसने नाटकीयता व संयुक्त तत्व था उससे उसने दूरी बना ली थी। नई कहानी आंदोलन किसी भी प्रकार के कोई उद्देश्य को लेकर नहीं चलते थे, और साथ ही में वह नाटकीयता से बिल्कुल ही दूरी रखते थे। जो राजेंद्र यादव थे जिन्होंने एक दुनिया समानांतर के अंदर नई कहानियों का संकलन किया है, उसमें भी उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो नई कहानी आंदोलन के जो कहानीकार है उनको थोपे हुए उद्देश्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और साथ ही में नाटकीयता से परहेज करना चाहिए। तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बता सकते हैं कि जो नई कहानी आंदोलन की सबसे मेन विशेषता क्या थी। तो सबसे मेन विशेषता थी नई कहानी की जो कहानीकार थे उन्होंने भोगे हुए यथार्थ को लिखा। जो नई कहानी आंदोलन के जो कहानीकार हैं वो शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति थे। उन्होंने जो शहरी मध्य वर्ग के अंदर भोगा उन्हीं को उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो उसकी जानकारी हम ले सकते हैं कई कहानियों के माध्यम से। जैसे स्त्री पुरुष संबंध में जो परिवर्तन आ रहा था उसको नई कहानी की जो कहानीकार थे उन्होंने स्वयं भोगा था, जिनको उन्होंने अपनी कहानियां जैसे कि एक और जिंदगी हो गई, या फिर जो मनु भंडारी की कहानी यही सच हो गई, या फिर जो कृष्णा सोबती की कहानी थी बादलों के घेरे, उन्होंने जो यथार्थ को देखा या जो यथार्थ को भोगा उनको अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो यह उसकी मेन विशेषता थी। तो उसको हम पहले पैराग्राफ में यहाँ पर बता सकते हैं, साथ ही में उन कहानियों का जिक्र भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोहन राकेश की कहानी के बारे में, या फिर कृष्णा सोबती और मनु भंडारी की कहानी के एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो नई कहानी आंदोलन के टाइम जो परिस्थितियां थी उसके अंदर मानवीय संबंधों में बिखराव की बात की थी, तो उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। जो भीष्म साहनी की कहानी है, चीप की दावत के माध्यम से उन्होंने मानवीय संबंधों के बिखराव की बात की है, उसको बता सकते हैं। या फिर जो शहरी एकाकीपन के बारे में जो कहानियां लिखी, जैसे जो कमलेश्वर की कहानी है खोई हुई दिशाएं, जो कि शहरी अकेलेपन की बात करती है, उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, जो नई कहानी आंदोलन की मैंने विशेषता है उसको बता रहे हैं। तो जो नोट्स हैं उसको ही हम फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। बस कैसे प्रेजेंट करना है उसका तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही में जो नई कहानी आंदोलन के दौरान कई लेखकों ने जो प्रेमचंद की धारा थी सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की, उसको भी लेकर चले। जैसे जो अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक हो गई, या फिर जो हरिशंकर परसाई की कहानी थी भोलाराम का जी हो गई, तो उस विशेषता को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मेन जो कथ्यात्मक जो विशेषता थी, या फिर जो कथानक के आधार पर जो विशेषता थी उसको हमने बता दिया। उसके साथ ही हम जो शिल्प के स्तर पर जो विशेषताएं थी उसको भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पूछा नहीं, सीधा इतना ही लिखा गया नई कहानी। तो अब नई कहानी के बारे में कोई भी एस्पेक्ट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। अब शिल्प के स्तर पर क्या विशेषता थी नई कहानी आंदोलन की, जैसे कि नई कहानी आंदोलन के दौरान जो कथानक की परंपरागत शैली थी जिसके तहत आदि मध्य और अंत के तहत कहानी को लिखा जाता था, वह यहाँ पर टूट गई थी। और जो नई कहानी की भाषा थी उसके अंदर बिंबात्मकता, लयात्मकता और प्रतीकात्मकता आ गई थी। इसी कारण जो परिंदे कहानी थी निर्मल वर्मा की, उसकी भाषा को नामवर सिंह ने जो कविता की भाषा है उससे श्रेष्ठ बताया था। तो इस प्रकार की जानकारी हम ले सकते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। और हमने सबसे पहले कथानक के आधार पर बता दिया, उसके बाद हमने भाषा के आधार पर बता दिया, उसके बाद हम चरित्र के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि जो चरित्र थे नई कहानी आंदोलन के दौरान, वे उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके हाथों की कठपुतली थी और उनमें लेखक की हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर हमने चरित्र का भी बता दिया। तो जो हमने प्रश्न के सारे एस्पेक्ट हैं उनको यहाँ पर बता दिया है। तो जब हम आंसर लिखे तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि क्या हमने जो संवेदना है उसको लिखा या नहीं लिखा, क्या उस कहानी धारा की सारी संवेदनात्मक विशेषताओं को हमने लिखा या नहीं लिखा, हमने शिल्पगत विशेषताओं को लिखा या नहीं लिखा। तो हमें यहाँ पर सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है ताकि कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर डिवाइड होगा वो सभी पोर्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा कि हाँ इसने ये पोर्शन लिख दिया तो जिसको नंबर इस पोर्शन के मिलने चाहिए, दूसरा वाला पोर्शन लिख दिया तो उसको उसके नंबर मिलने चाहिए। तो बस यहाँ पर ध्यान में यही रखना है कि सभी पार्ट्स को हम टच कर सके। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं हमने कहीं भी अस्तित्ववादी धारा का जिक्र नहीं किया। तो हमें पता है कि जो नई कहानी आंदोलन है उसके अंदर अस्तित्ववादी धारा है, उसका प्रभाव है। तो अब हमें इतना भारी भरकम वर्ड हमने याद किया है तो उसको कहीं ना कहीं पूछना पड़ेगा। तो हम कंक्लूजन में इसको लेकर आएंगे। यहाँ पर हमने लिखा है कि अस्तित्ववादी परंपरा के प्रभाव से ही हिंदी कहानी धारा में नई कहानी आंदोलन का समावेश हुआ, जिसने तत्कालीन वास्तविकता को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो इसका योगदान है कहानी धारा के अंदर वो बताकर अपने प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने इस प्रश्न को समझा है कि इसकी कौन कौन सी पार्ट्स को किस प्रकार से लिखना है, ये सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। तो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक सिंपल क्वेश्चन को लेकर ही चले हैं
जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं 2013 के बाद से, उन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही में आप भी कमेंट करके आपको कोई प्रश्न कभी हार्ड लगे या आंसर राइटिंग के समय आप उसको नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस क्वेश्चन के आंसर को आपके साथ साझा कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, आप स्वयं सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और मैं एक सप्ताह के अंदर हिंदी लिटरेचर के 2 वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।